गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। क्रेजी तनिष्क में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं आशा करती हूँ, दुआ करती हूँ, कामना करती हूँ आपका परिवार भी बहुत ही खुश हो और उनकी ज़िंदगी जो है खुशियों से भरा हो। तो मैं आज आप लोगों के समक्ष कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ, यानी जिन जिन टॉपिक को मैं पढ़ा चुकी हूँ उन टॉपिकों को मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ। देखिए किस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं अपने हाथ से खुद क्वेश्चन लिखकर लेकर आई हूँ और मैं यही आशा करती हूँ कि इसमें जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी क्षेत्र में आपको ज़रूर मिले, क्योंकि आजकल जो है कंपटीशन बेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और क्वेश्चन कहाँ से उठा लेता है कोई नहीं जानता है। एसएससी का क्वेश्चन हो सकता है, एसएससी में पूछ लेता है, सुपर टेट में पूछ लेता है, टेट में पूछ लेता है। बस हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है और क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। तो चलिए आज क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो हमने टॉपिक आप लोगों को पढ़ाए हैं। पहले देखिए, पहला जो है गोपाल कृष्ण गोखले के प्रमुख प्रश्न, यानी क्वेश्चन इसमें है। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, वन लाइनर क्वेश्चन है, आप देखते हुए जाइए। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कब हुआ, पूछ सकता है आप लोगों को। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1866 में। उसके बाद देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का क्या नाम था, महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है, इस हिसाब से आप लोगों का वन लाइनर क्वेश्चन ये बन सकता है कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का क्या नाम था, तो आप बताएंगे महादेव गोविंद रनाडे। उसके बाद देखिए, गोखले ने केंद्रीय विधानसभा में विधेयक कब प्रस्तुत की, तो हम आप लोग को पढ़ाए थे। गोखले ने केंद्रीय विधानसभा में विधेयक 16 मार्च 1911 में प्रस्तुत की थी। उसके बाद देखिए, गोखले ने केंद्रीय विधानसभा में सुझाव कब प्रस्तुत किए थे। जब आपको पूछे कि केंद्रीय विधानसभा में विधेयक कब प्रस्तुत, तब आप बताएंगे 16 मार्च 1911 में। और जब आज से पूछे कि केंद्रीय विधानसभा में सुझाव कब प्रस्तुत की, तो आप बताएंगे 19 मार्च 1910 में। यानी ये 16 मार्च है और ये जो है 19 मार्च है। जब पूछेगा सुझाव प्रस्तुत कब किया था, तो 19 मार्च 1910 में। आप एक 1 ईयर घटा देंगे और यहाँ पर पूछेगा, जब आपसे पूछेगा गोखले ने केंद्रीय विधानसभा में विधानसभा कब प्रस्तुत की, जैसे ही विधानसभा में विधेयक की बात है तो आप बताएंगे 16 मार्च 1911 में। ठीक है, उसके बाद देखिए, गोखले ने प्राथमिक शिक्षा पर क्या सुझाव दिया, तो उन्होंने, गोखले जो थे, प्राथमिक शिक्षा को कहते कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का सुझाव सबसे पहले गोखले ने ही दिया था। और इनका मानना था कि जो प्राथमिक शिक्षा में, यानी आप बच्चों को जो है 6 से 10 तक बच्चों को आप सभी को अनिवार्य रूप से शिक्षा दीजिए, और जो बच्चे जैसे फीस ना देने के काबिल है उन्हें जो है आप जब निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देंगे तो वो क्या है, आपसे जुड़ पाएंगे और आपके माध्यम से उस शिक्षा को प्राप्त कर पाएंगे। उनका एक सरकार से अपील थी। ठीक है, तभी उन्होंने कहा था कि शिक्षा को जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाइए। उसके बाद देखिए, एक क्वेश्चन बन सकता है कि प्राथमिक शिक्षा जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य कितने वर्षों के लिए बालकों के लिए हो। यानी गोखले के अनुसार जो है कि निःशुल्क एवं प्राथमिक शिक्षा जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य कितने वर्षों के लिए बालकों के लिए होना चाहिए, तो वो 6 से 10 वर्ष के लिए। जबकि आज के समय में क्या है, देखिए 6 से 10 के वर्ष में ये कहा गया है, जबकि आज के समय में 6 से 14 वर्ष बालकों को अनिवार्य रूप से शिक्षा मिलना अनिवार्य है। ठीक है, लेकिन इन्होंने तब प्रस्तुत किया था कि 6 से 10 वर्ष के बालकों को जो है शिक्षा मिलनी चाहिए, गोखले के अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, और अगर आपको गोखले के अनुसार, अगर मान लीजिए कि लॉन्ग आंसर में पूछता है कि गोखले के अनुसार आप बताइए प्रस्ताव में क्या कहा गया था, तो आप बताएंगे भारत में जन शिक्षा की ओर गोखले का ध्यान गया और उन्होंने प्राथमिक शिक्षा का प्रयोग बड़ौदा में सफल हो, इसलिए उन्होंने कहा था कि भारत जो है राष्ट्र के राष्ट्र में सफलता मिल सकती है। इसलिए गोखले ने 19 मार्च 1910 को जो केंद्रीय विधानसभा में सुझाव प्रस्तुत किए। देखिए, हमने आपको बताया 19 मार्च 1910 को केंद्रीय विधानसभा में अपना सुझाव प्रस्तुत किए कि देश भर में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया जाए और इस कार्य के लिए राजकीय तथा अराजकीय अधिकारियों को संयुक्त आयोग शीघ्र ही नियुक्ति किया जाए। उसके बाद क्या है, गोखले के इस प्रस्ताव को जो है सरकार ने मान लिया, लेकिन बाद में क्या हुआ कि सरकार अपने बात से मुकर गया।
तो गोखले ने फिर भारतवर्ष में विदेशी प्रशासन में प्राथमिक शिक्षा की प्रशासन के कार्य नहीं किए। जब उन्होंने यानी विदेशी जो प्रशासन से उस समय जो थी, उन्होंने कार्य नहीं किए गोखले की इस प्रस्ताव से, और उन्होंने वादा कर लिया था लेकिन वो कार्य नहीं किए थे। तो गोखले ने 16 मार्च 1911 में केंद्रीय विधानसभा में एक विधेयक प्रस्तुत किए, और उन्होंने विधेयक के अनुसार उनका क्या कहना था कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्यता उन्हीं स्थानीय संस्थाओं के क्षेत्रों में लागू हो जहां बालकों में एक निश्चित प्रतिशत पाठशालाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहा हो। दूसरा इनका क्या था, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया जाए। तीसरा इन्होंने कहा कि कम मासिक आय वाले माता पिता के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाए, और प्राथमिक शिक्षा को जो है 6 से 14 वर्ष बालकों के लिए शिक्षा जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य किया जाए। और इन्होंने जो है बालकों और बालिकाओं को भी कहा था कि शिक्षा की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें बालक एवं बालिकाओं को दोनों को शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ये था गोखले का जो है लॉन्ग आंसर में अगर क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सैडलर आयोग 1917 से 1921 तक के प्रमुख प्रश्न हैं, यानी जो क्वेश्चन है सैडलर आयोग के अनुसार क्या क्या थे। सैडलर आयोग का गठन कब हुआ, पूछ सकता है 1917 में ईस्वी में। क्या 1917 ईस्वी में सैडलर आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए सैडलर आयोग का गठन किसके लिए हुआ था, कोलकाता विश्वविद्यालयों की समस्याओं के अध्ययन के लिए, ठीक है। सैडलर आयोग का गठन जो है कोलकाता विश्वविद्यालयों की समस्याओं के अध्ययन के लिए हुआ था, लेकिन जो है इसका प्रभाव जो है सभी क्षेत्र में सभी विश्वविद्यालयों पर पड़ा, और जो इन्होंने नियम बनाए जो सुलझाने के लिए समस्याओं को, आज तक वो नियम जो है अभी तक लागू हुआ। जैसे इन्होंने कहा था कि शिक्षा को जो है यानी आप माध्यमिक यानी जब स्नातक की शिक्षा जो होनी चाहिए, इंटर के बाद जो स्नातक 3 वर्षीय होनी चाहिए, तो वो आज तक लागू है। इस आयोग में कितने भारतीय थे, यानी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सैडलर आयोग में कितने भारतीय शामिल थे, तो आप बताएंगे 2 भारतीय थे। एक का नाम था जो थे डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी, और एक जो थे डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद, ठीक है। उसके बाद देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि सैडलर आयोग के अनुसार इंटरमीडिएट के बाद स्नातक की शिक्षा कितने वर्षों का होना चाहिए, 3 वर्षों का होना चाहिए। इनका मानना था कि जो इंटरमीडिएट के बाद स्नातक की शिक्षा जो है 3 वर्षों तक होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए वर्ष 1916 में 1921 तक 7 नए विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, उनमें से कौन कौन से थे, यानी वर्ष जो है वर्ष 2000 जो 1916 से 1921 तक 7 नए विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, उसमें कौन कौन से थे, तो उसमें जो मैसूर था, पटना था, बनारस था, अलीगढ़ था, ढाका, लखनऊ, उस्मानिया। ऐसे आपको क्वेश्चन दे देखा कि 1 नंबर में कि कौन कौन से विश्वविद्यालय शामिल थे, ऐसे देगा मैसूर, पटना, बनारस, लखनऊ की जगह आपको कोई भी दे सकता है, जैसे आपको गोरखपुर दे सकता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ दे सकता है। तो ये सब तो आप लोग उसमें इसे रॉन्ग मत आइएगा, सिर्फ आप लोग इतना समझिए कि 7 विश्वविद्यालय जो है नए विश्वविद्यालय जो बने थे वो मैसूर था, पटना था, बनारस था, अलीगढ़ था, ढाका था, लखनऊ था, उस्मानिया था, ठीक है। ये थे सैडलर के प्रमुख जो है 1 लाइनर क्वेश्चन। अब लॉन्ग में देखते क्या है। अगर आपसे सैडलर आयोग 1917 से 1919 तक का अगर पूछे कि इसका गठन कब हुआ था, लॉन्ग आंसर में बताइए और इसमें क्या क्या बात कही गई थी इसका, तो आप बताएंगे सैडलर आयोग का गठन 1917 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर एम ई सैडलर के नेतृत्व के लिए किया गया था, ठीक है। इस आयोग में 2 भारतीय थे, एक थे डॉक्टर जो है आशुतोष मुखर्जी और एक थे जियाउद्दीन अहमद थे, ठीक है। इस आयोग ने कोलकाता विश्वविद्यालय के साथ साथ माध्यमिक स्नातकोत्तरी शिक्षा पर भी अपना मत दिया, और जो है इन्होंने क्या सुझाव दिए, निम्नलिखित सुझाव दिए जो इस प्रकार। इन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट के बाद स्नातक की शिक्षा 3 वर्षों की होनी चाहिए, और इन्होंने कहा कि स्कूली पाठ्यक्रम 12 वर्षों का होना चाहिए, और इन्होंने क्या कहा कि ऐसी शिक्षा संस्थाएं स्थापित का सुझाव दिया कि जो इंटरमीडिएट महाविद्यालय कहलाए, महाविद्यालय तो स्वतंत्र रहें या फिर हाई स्कूल से संबंध हो, यानी उन्होंने कहा कि ऐसे विश्वविद्यालय की आप गठन कीजिए जो हाई स्कूल से यानी इंटरमीडिएट जो है हाई स्कूल से जुड़े हुए हों, एक दूसरे से जुड़े हों, ताकि जो है विश्वविद्यालय वो कहलाएं, ठीक है। उनका उद्देश्य क्या था कि विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा जो है बच्चों को यानी विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए सभी बच्चों को तैयार करना, और स्कूलों में 12 वर्ष की शिक्षा देने में विश्वविद्यालयों को रास्ता दिखाना, यानी जब स्कूलों में जो है यानी आप अगर इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे हैं तो अगर शिक्षा दे रहे हैं तो ऐसे विश्वविद्यालयों को तैयार कीजिए जहाँ जो है रास्ता आसानी से बच्चों को दिखा सके, और अगर वो गरीब भी हैं तो इंटरमीडिएट के बाद वो जो विश्वविद्यालय में अपनी दाखिला खुद करवा सके और शिक्षा का स्तर को ऊंचा बढ़ा सकें,
उसके बाद क्या था, उसके बाद इनका क्या उद्देश्य था, उन विद्यार्थियों को शिक्षित करना जो विश्वविद्यालयों में नहीं जाना चाहते हैं, यानी उन विद्यार्थियों को आप शिक्षित कीजिए जो विश्वविद्यालय से दूर हैं, नहीं जाना चाहते हैं, उनको विश्वविद्यालय के बारे में बताइए, उनको ये समझाइए कि आप इंटरमीडिएट आप पढ़ने में अच्छे हैं, आप कर सकते हैं, आप जाएंगे, आपका शिक्षा जो है आपका शिक्षा जो है शिक्षा का स्तर ऊंचा हो सकता है, आप भी देश के भविष्य के लिए कुछ काम कर सकते हैं, आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार कर सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने जो है विश्वविद्यालयों के विनियमों यानी जो नियम बनाए थे उनको लचीला बनाने के लिए कहे थे। उसके बाद इन्होंने क्या था कि महिला शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, विज्ञान तकनीकी शिक्षा तथा अध्यापक के प्रशिक्षण हेतु प्रयास किया जाए, ऐसी बात इन्होंने कही थी, इनका जो है उद्देश्य था। उसके बाद जो है वर्ष 1900 जो है हम बताए हैं आपको, वर्ष 1916 से वर्ष 1921 तक 7 नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसमें आप लोगों को सबसे प्रमुख है मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ और ओस्मानिया। इसमें आपको पूरा डिटेल में यानी लॉन्ग आंसर में बता दिए हैं। अब चलिए हम लोग का नया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद देखिए आप लोगों से यहाँ पूछ सकता है, राधाकिस आयोग पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न है। राधाकिस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद पूछेगा राधा कृष्ण आयोग की सिफारिश के अनुसार विश्वविद्यालय पूर्व कितने वर्ष का अध्ययन होना चाहिए, तो आप बताएंगे 12 वर्ष। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन बनता है, इस हिसाब से आपसे पूछ सकता है कि स्वतंत्रता के बाद गठित पहला शिक्षा सुधार आयोग है, तो आप बताएंगे कि स्वतंत्रता के बाद गठित पहला शिक्षा सुधार आयोग जो था राधा कृष्णन आयोग था। उसके बाद आपसे पूछ सकता है राधा कृष्ण कमीशन ने शिक्षा को किस सूची में शामिल करने की सिफारिश की, तो आप बताएंगे समवर्ती सूची। उसके बाद आपको पूछेगा शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय कब बनाया गया, तो आप बताएंगे 1976 ईस्वी में। उसके बाद आपसे पूछेगा 1976 ईस्वी में कौन सा संवैधानिक संशोधन हुआ था, तो आप बताएंगे 42वां संवैधानिक संशोधन, ठीक है। ये आप लोगों के लिए वन लाइनर क्वेश्चन थे। अब आप लोगों के लिए लॉन्ग में पूछ सकता है कि राधा कृष्ण जो है उस आयोग को और किसके नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और इनके बारे में अगर आप पूछेगा लॉन्ग आंसर के बारे में, तो आप बताएंगे राधा कृष्ण का गठन 4 नवंबर 1948 ईस्वी में किया गया था। राधा कृष्ण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। आयोग ने 25 वर्ष 1949 को लगभग 747 पृष्ठों की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग के प्रमुख उद्देश्य में शिक्षित नागरिक तैयार करना, प्रजातंत्र मूल्यों की स्थापना करना था। आयोग ने अध्यापक कल्याण पर विशेष ध्यान दिया और वेतन, मान, भविष्य निधि, जीवन बीमा, पेंशन आदि का भी सुझाव दिया, ठीक है। यानी इन्होंने जो है अध्यापक पे भी ध्यान दिए, इन्होंने अध्यापक के पेंशन पे भी ध्यान दिया और उनके जीवन बीमा यानी पेंशन आदि सुझाव भी दिए। किसने, राधा किस आयोग के अनुसार। और इस आयोग के अनुसार क्या कहा गया था शिक्षा के बारे में कि कम से कम 180 दिन स्कूल चलनी चाहिए तथा इससे पूर्व जो है 12 वर्ष अन्य शिक्षा पर। उसके बाद इस आयोग ने कहा था कि इस यानी शिक्षा पर जो है इन्होंने कृषि विश्वविद्यालय, भूमि सुधार, गांव प्रशासन आदि के संदर्भ में भी अपना सुझाव दिए थे। शिक्षा की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अधिक मात्रा में अनुदान देने की भी सिफारिश की। महिला शिक्षा के लिए आयोग ने अर्थशास्त्र, संगीत, नर्सिंग तथा ललित जैसे कलाओं को पाठ्यक्रम आरंभ करने की सिफारिश की, ठीक है। आयोग ने सुझाव दिया कि परीक्षा प्रणाली को बदलकर वर्षीय प्रकार के प्रश्न दिए जाए जो 5 वर्ष के अनुभव युक्त व्यक्ति की परीक्षक नियुक्त किए जाए। यानी इस आयोग के अनुसार क्या था कि आप ऐसे परीक्षक की नियुक्ति कीजिए जिसके पास अनुभव हो और जो परीक्षा प्रणाली हो वर्षीय यानी बहुविकल्प कर दीजिए, ठीक है। ये हमारा था जो है राधा कृष्ण के बारे में। अब चलिए हम लोग देखते हैं मुदालियर आयोग, यानी मुदालियर आयोग से कैसे प्रश्न बन सकते हैं, तो आइए देखते हैं। पूछ सकता है आपसे मुदालियर आयोग के प्रमुख प्रश्न कि मुदालियर आयोग को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे मुदालियर आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद पूछ सकता है माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया, तो आप बताएंगे 13 सितंबर 1952 को जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। उसके बाद आपसे पूछ सकता है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे। यानी जो इनकी आयोग के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे। उसके बाद आपसे पूछ सकता है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अन्य सदस्य के नाम बताइए, यानी माध्यमिक शिक्षा में जो सदस्य थे उनके नाम बताइए, तो आप बताएंगे, ये पूछ सकता है आपसे डॉक्टर श्रीमती हंसा मेहता, डॉक्टर केनाथ एस्ट, विलियम जॉन
क्रिस्टी, डॉक्टर के श्री सैयदन, श्री MT व्यास, डॉक्टर एम, ठीक है, ये सारे इसके जो है सदस्य थे। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र क्या था? तो आप बताएंगे भारत की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के सभी पक्षों की जांच करना एवं उनके विषय में रिपोर्ट देना, उनके पुनर्गठन एवं सुधार के संबंध में सुझाव दें। यानी इनका आयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या था कि आप जो माध्यमिक शिक्षा से सभी जुड़े, यानी माध्यमिक शिक्षा से अगर जितने भी स्कूल जुड़े हैं उनकी आप जाँच कीजिए और उनके विषय में एक रिपोर्ट प्रस्तुत, एक कमेटी बैठाइए और एक रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए और उनके सुधार में जो भी काम करना पड़े, जो भी पुनर्गठन करना पड़े, आप उसको सुधारिए और उसका पुनर्गठन करके उसको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाइए। इनका जो था प्रमुख उद्देश्य और कार्य क्षेत्र थे, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा मुदालियर आयोग के बारे में बताइए कि इसकी व्याख्या कीजिए। तो आप क्या कहेंगे? मुदालियर आयोग को किस नाम से? माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 में, ठीक है। आप बताएंगे सन 1948 में जो है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार में भारत सरकार के समक्ष माध्यमिक शिक्षा जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की गई, जो 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में जो है माध्यमिक शिक्षा की नियुक्ति की गई, जिसे मुदालियर आयोग कहते हैं। इस आयोग का सुझाव क्या था कि भारत के तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा एवं सभी पक्षों की जांच कीजिए और एक कमेटी बैठाइए और रिपोर्ट तैयार कीजिए। इस आयोग ने पाठ्यक्रम में विविधता एवं माध्यमिक स्तर को जोड़ने तथा त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने इत्यादि की सिफारिश की। किसने? मुदालियर आयोग ने। उसके बाद आपसे पूछ सकता है मुदालियर शिक्षा आयोग का उद्देश्य क्या था? आप बताएंगे कि इसका निम्नलिखित उद्देश्य थे। नंबर 1, मानवीय गुणों का विकास करना, यानी मानव के जो गुण है उसका विकास करना। आदर्श नागरिक तैयार करना, यानी देश के लिए आदर्श नागरिक जो है तैयार करना। उसके बाद था भारत की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा स्थिति अध्ययन करके उस पर प्रकाश डालना। उसके बाद क्या था? माध्यमिक शिक्षा का प्राथमिक, बेसिक एवं उच्च शिक्षा के संबंध में। उसके बाद इसका 5वां पॉइंट है विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों की पारस्परिक संबंध। 6वां पॉइंट क्या है? माध्यमिक शिक्षा से संबंधित अन्य समस्या। आपसे पूछ सकता है आयोग के गुण क्या हैं? तो आप बताएंगे गतिविधि आधारित शिक्षा, कृषि शिक्षा पर तनाव, माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य पर चर्चा, बाल केंद्रित शिक्षा, यानी बालक की शिक्षा जो है बाल केंद्रित होना चाहिए। उसके बाद शिक्षा के वेतन और स्थिति में सुधार लाने की बात भी इन्होंने की थी, इनका जो है गुण था। उसके बाद पाठ्यक्रम गतिविधि इनका गुण था कि आप जो है बच्चों को एक साथ आप बच्चों को इकट्ठा कीजिए और साथ में एक साथ पढ़ा के, यानी एक साथ बैठा के गतिविधियां कराइए। कोई चीज़, यानी कोई कविता सुनिए, कोई या फिर कोई आप लोग नाटक करा दीजिए उन सभी बच्चों से मिला के एक ग्रुप बना के, सबका अलग अलग ग्रुप बना के आप कराएंगे तो बच्चे जो हैं अलग अलग परिवेश से आते हैं तो बच्चा सीखेगा उसे और अच्छे बुरे के बारे में उनको जानकारी मिलेगी। बाहरी परीक्षाओं पर भी अधिक तनाव नहीं होना चाहिए। इन्होंने इनकी जो शिक्षा के प्रति जो आयोग बनाए थे इनका एक गुण था। और अगर माध्यमिक शिक्षा के दोष क्या थे तो आप बताएंगे कि इनके अनुसार दोष है शिक्षा पद्धति का पुस्तकों पर आधारित होना, एक पक्षी शिक्षा का होना, व्यवहारिक विषय शामिल न होना। चौथा पॉइंट है शिक्षा और विद्यार्थियों के संबंध में अंतःक्रिया न हो। जब शिक्षक और विद्यार्थियों के संबंध में अंतःक्रिया नहीं रहेगा तो बालक कैसे सीखेगा उस चीज़ को? यानी बालक और टीचर के बीच में एक लगाव होनी चाहिए, ठीक है, कि अगर बच्चा कोई चीज़ टीचर से पूछ रहा है तो टीचर उस चीज़ को अगर मुस्कुरा के जवाब देगा तो बच्चे को एक अच्छा लगेगा, उसके अंदर जो है डर जो रहेगा वो दूर होगा, ठीक है। अपनापन, दोषपूर्ण शिक्षण विधि। उसके बाद 6 पॉइंट था। उसके बाद कक्षा में विद्यार्थियों की ज़्यादा संख्या का होना। इसका प्रमुख उद्देश्य ये भी था कि जो कक्षा थे उसमें विद्यार्थी जो हैं टीचर कम और विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो जाती है तो क्या होता है पढ़ाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो वही कहते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, जिसका जो IQ लेवल जो होता है बहुत तीव्र होता है, वो जल्दी से सीख जाता है। पीछे बच्चे जिनका जो IQ लेवल कम होता है वो छूट जाते हैं। तो ये भी समस्या उनकी थी, ये भी उनका एक दोस्त था। उसके बाद अंग्रेजी शिक्षा माध्यम लागू करना, ठीक है। ये सब आप लोगों को लॉन्ग आंसर में पूछ सकता है। आई होप हमने आप सभी को जितना भी क्वेश्चन, यानी ये सब जितना भी हम आपको पढ़ाए हैं, ये आप पहले हमारे सारे वीडियो को देखिए, उसके बाद क्वेश्चन करिए।
हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपका कोई भी एक क्वेश्चन यहाँ से जाने वाला नहीं है और आप फिर पूरा का पूरा आपको नॉलेज भी होगा। एक बार आप वीडियो देखिए और एक बार फिर क्वेश्चन को आइए। जो हमने क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं यानी करवाए हैं, सारा का सारा क्वेश्चन एक दिन का कराने का मतलब है कि आप लोगों को वन लाइनर क्वेश्चन समझाया जाए, उसके बाद आप लोगों को जो है फिर लॉन्ग आंसर बताया जाए। तो हमने आप लोगों को वन लाइनर क्वेश्चन बताए हैं और लॉन्ग आंसर के बारे में कि आप इस तरह लिख सकते हैं। और अगर आप वीडियो को देखेंगे तो जो चीज़ हमने आपको बताए हैं सेम वही चीज़ आपको वीडियो में भी मिलेगा और आप देख लीजिए। और हमने जो भी चीज़ आपको पढ़ाते हैं सरल तरीके से पढ़ाते हैं ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो। अपने नोट्स यानी अपने हाथ से खुद लिखकर हम पढ़ाते हैं। और अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करना प्लीज़ मत भूलिएगा। और अगर सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे वीडियो को इतनी देर तक देखने का कष्ट किया, तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं आप लोगों की आभारी हूँ। तो चलिए ठीक है, अब आप लोगों के साथ अब नया टॉपिक लेकर आएंगे कोठारी आयोग। और आप लोग का दिन कल बहुत ही अच्छा गुजरे, आपका दिन जो है मंगलमय है। जय हिंद, जय भारत।